सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली अब देखने को मिली है। कल के ऑल टाइम हाई से सोना करीबन 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर सस्ता हुआ है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात है, 2955 का ऑल टाइम हाई था। इस वक्त 2925 के आसपास कारोबार, यानी कि $30 की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखने को मिली है। वैसे इसी के साथ साथ बात करेंगे यहां पर कॉपर की, जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली है। पिछले हफ्ते हम 7 महीने के हाईज पर थे, लेकिन वहां से कुछ गिरावट देखने को मिली है। बाजार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में क्या कुछ फैक्टर इन कर रहा है, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर मसालों की, और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है, क्या है फंडामेंटल्स, किस तरह की खरीदारी आपको करनी चाहिए, बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, साथ ही जुड़ेंगे कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, और गेहूं पर बात करेंगे हमारे साथ होंगे रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया। लेकिन शुरुआत पहले यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं। चिराग, जिस तरह की ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए हमने देखे हैं, फिर चाहे वो यूएस की खरीदारी की वजह से है, ग्लोबल मार्केट्स में सेफ हेवन बाइंग है, या ट्रेड टैरिफ्स की कंसर्न है, सोने ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं एज एन एसेट क्लास। करंट लेवल्स पे जहां पर चार्टिस्ट ये कहते हैं कि सोना थोड़ा सा ओवरबॉट है, लेकिन यहां से मोमेंटम और ऊपर में दिखा सकता है। जो ये छोटी सी मुनाफा वसूली ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए मनीषा, आपके शो पे हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सोने में वॉलेटिलिटी तो इस साल शायद फर्स्ट हाफ जून जुलाई तक देखने को मिल सकती है, और हमने ऑलरेडी सोने में देखा है कि थोड़ा स्पाइक आता है, फिर वापस मुनाफा वसूली होती है, और फिर वापस सोना ऊपर की तरफ अपनी चाल बरकरार रखता है। तो ये एक जो ट्रेंड है, हमारा मानना है शायद ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अगर आप एक्चुअली सोने में पिछले 2-3 महीने में जो मूव्स आए उसको देखें, तो दो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। एक है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ड्रिवन बाय पॉलिसी अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ये दो चीजें जो है ये सोने को ड्राइव कर रही है। और हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रही है कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसको थोड़ा बहुत कम किया जाए। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हमारा मानना है बरकरार रहेगी, और जो सोने की चाल आगे और इसको ड्राइव करता रहेगा। हम अभी भी मानते हैं कि $3000 शायद एक रीजनेबल प्राइस है, बट हालांकि जिस सिचुएशन में मार्केट है, यहाँ पे ओवर शूटिंग भी देखने को मिल सकते हैं, और शायद मार्केट 3000 से के आगे भी जा सकता है। जी हाँ, 3200-3300 तक के तो लेवल्स यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने बताए ही हैं। इफ्स एंड बट्स के साथ कि अगर ये सिनेरियो निकल के आता है तो प्राइसेस किस तोड़ जा सकते हैं। चिराग, दूसरी बात ये है कि मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि तेज़ी है, ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से बाइंग हमने यूएस की तरफ से आते हुए देखी है, जो कि माना जा रहा है कि बैंक्स अपना जो शॉर्ट पोजीशंस है उसे कवर करने के लिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर है या फिर यूके है, स्विस बैंक्स वगैरह है। क्या ये फेब तक हम खत्म होता हुआ देखेंगे जिस तरह का कॉमिक्स का ये बिल्डअप है, या आपको लगता है कि जो फ्यूचर मंथ्स हैं वहाँ पर भी ऐसी ही पोजिशन है और ये ट्रेंड यहाँ जारी रहेगा? अब देखिए, एक जो आपने बात कही कि ऐसा होता है कि बैंक्स आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन द लोको मार्केट, राइट? तो उसकी वजह से बैंक्स अपना शायद पोजीशन कवर कर रही है, वो भी एक चीज आ रही है। दूसरी बात ये भी है कि शायद लोगों को ये लगता है कि टैरिफ आएंगे तो बाद में आपको सोना महंगा मिलेगा, तो अभी इसको मूव किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर मूवमेंट हो गया है तो टैरिफ जो बढ़ जाएंगे उसका उनको खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा। और तीसरी एक चीज जो है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही है, तो एक फियर ये भी है कि टैरिफ्स आर इन्फ्लेशनरी नेचर, एंड ये इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में जरूर इंपैक्ट करते हैं। तो एक स्टैगफ्लेशन का भी जो सिनेरियो आ रहा है, मुझे ये लगता है कि अगर 2-3 महीने में टैरिफ्स नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, तो ये जो सारा मेटल वेस्ट मूव हुआ है, इवेंचुअली इट विल हैव टू कम बैक टू द मार्केट्स वेयर इट इज कंज्यूम, यानी वेस्ट से फिर ईस्ट आएगा, और उसका शायद गोल्ड के दाम पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी बहुत ही अर्ली है इसके ऊपर बताना कि टैरिफ्स पे क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं ट्रंप रोज कुछ हर हफ्ते को नया कहते हैं, फिर दूसरे हफ्ते उसको वापस रिट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा और 2-3 महीने लगेंगे इस पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आते हुए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर आगे इंडियन मार्केट्स में अब क्या सेंस है, बिकॉज एज ऑफ नाउ थोड़ा सा रुपए में स्टेबिलिटी देखने को मिली है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेडी है, तो उस वजह से हमने देखा है कि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स को फिर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में किस तरह की रेंज बनता हुआ देखेंगे आप?
अब देखिए इंडियन मार्केट्स में मेरा यानी मैं इंडियन मार्केट में प्राइस तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इंडियन मार्केट में फिलहाल डिमांड थोड़ी बहुत वीक है, क्योंकि दाम इतने ऊपर है। आई थिंक दी ओनली डिमांड जो इंडियन मार्केट में फिलहाल अच्छी चल रही है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो काफी अच्छी है, बट ज्वेलरी डिमांड वीक है। हालांकि ज्वेलर्स की ओर से ये जरूर बरकरार है उनका एक्सपेंशन, बट ये देखने का होगा कि अगर गोल्ड के दाम $3,000 के ऊपर ट्रेड कंसिस्टेंटली करते हैं और डिमांड वीक होती है, तो जो नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन है ज्वेलर्स की ओर से, क्या वो स्लो डाउन होता है। ऑलराइट चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये सेंस यहाँ पर आती हुई कि खरीदारी भारतीय बाजारों में हल्की सी वीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। प्योर सॉलिड गोल्ड और ईटीएफ बाइंग जिस तरह से हमने आते हुए देखी है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। सोने से अब बात यहाँ पर गेहूं की तरफ करते हैं, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पर गेहूं के स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोसेसर्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए स्टॉक लिमिट घटा दी गई है। इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे जाकर, गेहूं के प्राइसेस और इंडस्ट्री के क्या रिएक्शंस रहेंगे? रूरल फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया से जानते हैं। नवनीत जी नमस्कार। क्लियरली गेहूं यहाँ पर लगातार इन हेडलाइंस रहा है, चाहे वो गर्मी की वजह से है, क्रॉप को लेकर है, लेकिन जो ये लेटेस्ट सरकार का नोटिफिकेशन आया है, बाजार इसको इन सम सेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, सही समय पर भी है। आप कैसे देखते हैं इसे? वैसे तो देखा जाए हम इस समय लीनेस्ट पीरियड ऑफ वीट साइकिल से गुजर रहे हैं। फरवरी में ज्यादातर लोगों के पास स्टॉक होता नहीं है, ट्रेडर्स भी खाली हो चुके होते हैं, मिलर्स के पास भी मिनिमम स्टॉक्स हैं इस समय। तो इसका इफेक्ट जो है वो मिनिमम आएगा, इतना बहुत कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। ट्रेडर्स के पास में कोई बहुत ज्यादा माल है नहीं, और जो है वो ऑलरेडी ऑफलोड करते जा रहे हैं माल, मिलों को देते जा रहे हैं। तो इस नजरिए से देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नहीं इस स्टेप का, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट ने इसको स्टेप को लिया है तो हम थैंक यू बोलते हैं गवर्नमेंट को इसके लिए। लेकिन जो इम्पैक्ट आएंगे मार्केट में वो इससे नहीं आकर के, बल्कि ओएमएसएस में थोड़ा सा गवर्नमेंट और फोकस करे और क्वांटिटी ज्यादा दे, उससे ज्यादा बेटर इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसेस को लेकर के और अवेलेबिलिटी को लेकर के। इस समय अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लास्ट एक महीने तक हमारे को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था अवेलेबिलिटी की, लेकिन इस दौरान ये जो फरवरी का मंथ है इसमें सब जगह मिलों के पास में क्वांटिटीज नहीं दिख रही हैं, और मिले इस समय अपनी पूरी कैपेसिटी पे भी नहीं चल रही है। आने वाला समय जो है आपको पता है होली का है, होली में डिमांड रहती है यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में। तो उसके देखते हुए हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इसको स्टेप को लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो ओएमएसएस में भी थोड़ा सा फोकस करके और उसमें क्वांटिटीज बढ़ाएं, ऑफर क्वांटिटीज बढ़ाएं। मिलों को जो पर बिड कैपेसिटी दे रखी है अभी तक 400 एमटी की दे रखी है, उसको बढ़ा करके 600 500 600 कहीं पे भी करें और उसको थोड़ा सा फ्री करें जिससे सबको माल मिल सके। नवनीत जी, एक और चीज़ है फसल को लेकर, आपका क्या आंकलन है? किस तरह की वीट प्रोडक्शन हम इस बार देख पाएंगे? क्योंकि जो इंडस्ट्री है जिनसे हम लगातार बात करते रहते हैं उनका मानना है कि 100 से 120 125 तक यहाँ पर रह सकता है। आपका क्या आंकलन है? मैडम हमारी अभी एक इनिशियल रिपोर्ट आई है, हम लोग भी सर्वे कराते हैं अपनी एजेंसी से, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी उनकी जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से अभी तक कोई भी क्रॉप में नुकसान नहीं है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर जरूर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट बोल करके अभी है नहीं। थोड़ा सा जो उन्होंने हमारे को ये दर्शाया है वो दिखाया कि भाई यूपी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन उसके अलावा सारे स्टेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्रॉप साइज भी अच्छी है, एंड वी एक्सपेक्ट रोबस्ट क्रॉप दिस ईयर अगेन। 3-4% क्रॉप बढ़ना चाहिए अभी तक के अनुमान के हिसाब से। नवनीत जी, कोई नंबर देना चाहेंगे? एज ऑफ नाउ कंसेंसस 110 के आसपास बन रहा है। डेफिनेटली हम भी 109-110 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिंगर्स क्रॉस ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे नंबर्स नीचे जाए। हम तो चाहेंगे इससे भी ऊपर जाए, जिससे एक फूड सिक्योरिटी की तरफ नेशन और अग्रसर हो सके, और हम सब इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बाकी जो इस ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं सबको संतुष्टि मिल सके। नवनीत जी, एक और चीज़, यहाँ पर प्राइसेस कैसे देखते हैं आप गेहूं के? पिछले साल के कंपैरिजन में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है, कितना भाव बढ़ चुका है यहाँ पर गेहूं का, और यहाँ से इस फसल को देखते हुए फिर क्या सेंस बनती है? डेफिनेटली मैडम, जहां तक प्राइसेस का सवाल है, इस साल प्राइसेस को अच्छा मूव देखा अपन ने प्राइसेस में गेहूं को लेकर के, और जिस हिसाब से एमएसपी को सरकार ने बढ़ाया है, और आपने देखा है कि 2 स्टेट्स में उन्होंने बोनस भी दिया है 150-150 रुपए का, तो इसको देखते हुए हमारा अनुमान है कि प्राइसेस तो नीचे नहीं होंगे, क्योंकि फार्मर्स भी उसको एमएसपी से ऊपर ही बेचना चाहेंगे गेहूं।
तो प्राइसेस को लेकर के हमारा ये मानना है कि प्राइसेस तो बढ़ते हुए से दिखते हैं, एमएसपी के लेवल से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ऐसे ही मूव होना चाहिए इसमें। नवनीत जी, आप बहुत जल्दी यहाँ पर एक इवेंट भी लेकर आ रहे हैं। किस तरह, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह का डिस्कशंस और क्या कुछ अचीव करने की कोशिश है इससे? मैडम, हम 3 और 4 मार्च को गोवा में हमारा एक इंटरनेशनल वीट कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ मिलिंग विजन जी 2030 एंड बियॉन्ड। तो बेसिकली ये एक रोड मैप बनाने की तैयारी है, जिसमें हम हमारे कई सारे नॉलेज सेशंस हैं। उसमें एक बहुत नॉलेज सेशन है पब्लिक पॉलिसी के तहत हम सरकार को भी हमने इनवाइट किया है कि वो भी आए, हमारे मिलर्स भी रहेंगे हमारे साथ में, जो बाकी जो इस ट्रेड से संबंधित लोग हैं, जैसे स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, एमएनसीज हैं, सब रहेंगे। और हमारा ये है कि वहां पे अपने सारे विचार शेयर करें और सरकार से मिल करके ये आग्रह करें कि एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाए जिससे इस इंडस्ट्री को हम एक मार्गदर्शन दे सकें और इस इंडस्ट्री को हम ग्रोथ दे सकें। एब्सोल्युटली। जिस इसके तरह का अलावा समय है और ये काफ़ी अपॉर्चुन टाइम भी है, क्योंकि हम सरकार से यहाँ पर फसल का फाइनल आंकलन देख रहे हैं। ओएमएसएस में ऑफ कोर्स हमने क्वांटिटी और जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर हल्के से बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे नवनीत जी कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी अभी भी कंसर्न है, फेबलीन पीरियड है और आगे आवक आने में थोड़ा समय है। तो सरकार ओएमएसएस को अगर यहाँ पर पुश करेगी तो यहाँ पर इंडस्ट्री को उसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया नवनीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक लाइट भी डालने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे रवि देवरा, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ अब रवि देवरा जुड़ रहे हैं। रवि नमस्कार। और सबसे पहले सोने चांदी पर ही आपकी भी सेंस लेना चाहेंगे। भारतीय बाजारों में अगर किसी को नियर टर्म या स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिहाज से यहाँ पर ट्रेड करना हो तो उनके लिए क्या राय है आपकी? नियर टर्म में थोड़े हेडविंड्स हो सकते हैं, वोलेटिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये 8वां हफ्ता है जहां पे गोल्ड ये ग्रीन जोन में क्लोज हो गया ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक इस हिसाब से हायर लेवल पे ऑल टाइम हाई पे थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन आता है, बट ऑल ओवर ट्रेंड पॉजिटिव है। क्योंकि आप कोई भी कॉर्पोरेट की अर्निंग, जो ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जो भी कॉर्पोरेट अर्निंग आई, जो भी बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज आई, सबको टैरिफ, ट्रेड एंड ट्रम्प को लेकर चिंता है। तो आई थिंक इस हिसाब से लग रहा है कि अनसर्टनिटी का जो फैक्टर है वो शायद प्राइसेस को सपोर्ट करता रहेगा। डॉलर इंडेक्स पे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, तो ये दोनों साइड से पॉजिटिव है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर सपोर्टिव है। एंड पर्टिकुलर जो आज लोअर लेवल से रिकवरी आई, थोड़ा जापानीज येन में करेक्शन आया, क्योंकि उसके आज फाइनेंस मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर एंड उसके बैंक ऑफ जापान चेयर के आज कमेंट थे, इस हिसाब से थोड़ा वीकनेस आपको जेपीवाई में देखने को मिली है। तो थोड़ा एक सेंटिमेंटल वहां पे नेगेटिव आज प्राइसेस के लिए है गोल्ड को। मुझे लग रहा है कि 85,200 काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर नियर टर्म को ट्रेड लेना है, थोड़ा डिप की वेट करे, अराउंड 85,500 के करीब मिलता है इंट्राडे में, तो बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 85,200। टारगेट वुड बी 86,200। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए, एक आध हफ्ते के लिए शायद प्राइसेस कंसोलिडेशन मूड में हो गए, बट ट्रेंड अभी पॉजिटिव। और क्या ट्रेंड्स पॉजिटिव यहाँ पर चांदी में भी नजर आते हैं? क्योंकि 33 के लेवल के आसपास चांदी जाती तो है लेकिन होल्ड नहीं करती। ये कमोडिटी काफी आउट परफॉर्म करेगी। अभी थोड़ा कन्विक्शन आ रहा है तो चांदी में आ रहा है, क्योंकि चाइना एक काफी बड़ा फैक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। एंड लगातार ये 3 साल से कमोडिटी डेफिसिट में चल रहे हैं। एंड इस टाइम भी ऐसा उम्मीद है कि 13 से लेकर 17% के डेफिसिट ईयर ऑन ईयर चांदी में देखने को मिले। तो सप्लाई जहाँ पे वीक है, एंड यहाँ पे दो साइड का सिनेरियो हो सकता है। या तो ये इम्पैक्ट काफी नेगेटिव इकोनॉमी पे होगा ये टैरिफ का, तो इसके लिए गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, उसका सपोर्ट मिल रहा है। और चाइना थोड़ा रिकवर कर रहा है, उसके जो भी कॉर्पोरेट अर्निंग स्टार्ट हुई है, और नेटफ्लिक्स हो, अलीबाबा हो, सारे अर्निंग काफी अच्छे आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा मीन्स की मार्केट की उम्मीद काफी हायर थी, उसको भी बीट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि थोड़े कॉर्पोरेट अर्निंग चाइना में इम्प्रूव हो रहे हैं, इसका सपोर्ट है वो मेटल्स को मिलेगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कमोडिटी में गिरावट पे बाय करना चाहिए। ये थोड़ा आउट परफॉर्मेंस का केस है। 96,500 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 95,720। अपर साइड जो टारगेट है वो आपको 97,600 तक देखने को मिल सकते हैं। शायद डे ऑफ मींस कंसोलिडेशन हो, बट मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक से फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है। फेयर पॉइंट। रवि, मेटल्स कैसे देखते हैं आप? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है इस साल की, डिप्स पे खरीदारी भी लगातार बनती हुई नजर आ रही है। करंट लेवल्स पे अब क्या करने की राय है? हमने एल्यूमिनियम में लगातार आउट परफॉर्मेंस की बात की थी, और लगातार देखे तो एल्यूमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। जिस हिसाब से ईयू ने
जो रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले उसमें एल्यूमिनियम पे इंपोर्ट बैन दिया है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी आउट परफॉर्मेंस करेगी। और एलएमई में देखें आप, अक्टूबर एंड से आज तक लगातार उसकी इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ ड्रॉ डाउन था, इन बिटवीन थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट फिर से जब रशिया की न्यूज आई उसके बाद फिर से इसके इन्वेंट्री में ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 264.50 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस 262 लगा है और अपर साइड 268 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आई थिंक 260 के एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 274 से 275 के टारगेट आपको एल्यूमिनियम में जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। बहुत क्विकली अगर कच्चे तेल पर भी एक सेंस दे सकें, क्योंकि 3 दिनों की तेजी है और इस हफ्ते 2.5% की बढ़त के साथ कच्चे तेल में कारोबार हायर लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। यूएस की पॉलिसी से वो मुझे लग रहा है कि थोड़े प्राइसेस को रेजिस्ट करती रहेगी। 6350 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6350, डाउन साइड 6180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो चाइनीज डिमांड को लेकर थोड़ा प्राइसेस में उछल था, बट मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे यूएस की जो सप्लाई हो प्राइसेस को हायर पे सस्टेन नहीं होने देगी। फेयर पॉइंट। तो खरीदारी यहाँ पर सोने, चांदी और मेटल्स में की जा सकती है, लेकिन कच्चे तेल में बिकवाली की राय फिलहाल रवि की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया रवि, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।